टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारा रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ना। बढ़ता क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, जिसके कारण कोलिजन बढ़ता है। कोलिजन बढ़ने के कारण आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, सो फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर increases the kinetic energy of the reactant molecule and according to which collision increases. collision theory ये कहती है, ठीक है, and the increased kinetic energy impact the energy of reactant molecules, which in turn increases the probability कि more molecules will be able to convert into product by exceeding the activation energy. Okay, Simran, we are studying 137 का केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 का थ्योरीज। ओके, क्योंकि उसका पेपर पहले है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वो पेपर देना है। ओके, सो प्रोड्यूसिंग इंक्रीज रेट, सो दिस इज व्हाट टेम्परेचर डिपेंडेंसी। एंड अर्हेनियस ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन दी थी, जिसमें ये इक्वेशन उनकी थी, एंड ए इज कॉल्ड एज व्हाट अर्हेनियस फैक्टर, दैट इज ए। ई ए क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी था। सो अर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच रिलेशन दिया था। रेट कांस्टेंट इज व्हाट? के, एंड टेम्परेचर इज टी। ओके, सो दिस इज एंटी लॉग। जब इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे, सो व्हाट विल बी द 2.303 आ जाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो ये इक्वेशन थी अर्हेनियस की, ये उनका प्लॉट था लॉग के और 1/t के बीच में। क्या ना, ये 1/t है, 1/t है ना ये, क्योंकि अपॉन में है, एंड दिस इज के। सो ग्राफ इज समवॉट दिस, ये एक्सट्रापोलेट किया हुआ है एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नाउ इक्वेशन, जो ये आपकी इक्वेशन थी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 14.28 को, दैट इज के। ठीक है, के इक्वल्स टू व्हाट? ए ई माइनस ई ई अपॉन आर टी। सो जब इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? लॉग के वर्सेस 1/t को, तो इनिशियली आप रेट कांस्टेंट k1 k2 के अकॉर्डिंग लोगे, टेम्परेचर T1 T2 है। सो क्या हो जाएगा आपका k1 k2 की वैल्यू ये है ना। सिमिलरली इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लॉग, एंड यहाँ पे k2/k1 विल बी इक्वल्स टू दिस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल्स। सो दिस इज व्हाट, दिस वाज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जैसे मैंने आपको कहा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आप जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो आपका, ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही आप 10 डिग्री बढ़ाते हो, रेट आपका डबल हो जाता है। ये हमने ऑब्जर्व किया। इसका जो ग्राफ बनता है एनर्जी के बीच में और मॉलिक्यूल्स के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बनता है ऐसा एट टेम्परेचर T। और जैसे ही आप बढ़ाते हो टेम्परेचर कितना, 10 डिग्री, सो आपका ग्राफ बनता है ऐसा। ओके, सो इट इज ऑब्जर्व दैट with every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction increases. This is because the fraction of molecules having the energy greater than the threshold energy. Threshold energy मतलब की होती है the minimum energy which is required by a molecule, है ना, to convert into product, है ना। So what will happen? 10 डिग्री जैसे ही आप 10 डिग्री क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स है उनके पास क्या हो जाता है, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मोर इजीली, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन आपके बढ़ जाते हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इफेक्टिव कॉलिजन आपके बढ़ गए, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। समझ आई बात सुश्री अनिशा? Yes, ma'am. Yes. Now theories. So in theories, yes, Nirmal, please mute your mic. Yes. Now theories of reaction rates. Okay, दो theories हमें पढ़नी है। क्या क्या? Collision theory और activation complex theory. So Arrhenius equation जो आपने ऊपर पढ़ी, उसने क्या एक्सप्लेन किया? टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप। ठीक है, बट वी नीड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। वो क्या था? इट वाज इक्वेशन
to calculate this. But for theoretical explanation, two theories were given. First is important, it is very important, collision theory. So collision theory says कि सबसे पहली बात तो it is for a biomolecular reaction, मतलब दो molecules involve होंगे आपके reaction में, reactants में. And then what happens is, according to kinetic theory जो हमें पढ़ना है 137 में ही, 137 में I guess या जिसमें भी है, kinetic theory हमें पढ़ना है. तो उसमें क्या है, collision theory says that कि a reaction take place क्यों? Due to collision between the molecules of gas particles or the reactant. क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिसके कारण collisions होने लगते हैं एंड प्रोडक्ट बनता है. सो according to kinetic theory of gases, the molecules of gases are in state of constant motion. Yes, you know all that now. You all know that कि gas के particles are in a state of motion. So what will happen? They frequently collide with each other, and because of which chemical reactions occur. Okay. So collision theory के assumptions क्या हैं? कुछ assumptions हैं, कुछ postulates हैं collision theory के, हम देखते हैं क्या है. The molecules जो react कर रहे हैं are hard spheres. There are no intermolecular interaction between them. According to kinetic theory का एक assumption था. ठीक है. And another postulate is what? The collision between the molecules are crucial. क्यों crucial है? Reaction होने के लिए. Now जैसे जैसे number of molecules जितने number of collision जितने ज्यादा होंगे, directly proportional to rate of reaction. Then another point is only the molecules that have certain minimum amount of energy called as activation energy undergo chemical reaction. Now activation energy को हम EA से denote करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? Activation energy क्या होती है? The minimum energy, कम से कम एनर्जी जो reactant molecule आपका absorb करेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए. ठीक है. रिएक्टेंट या कोई भी मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. दैट विल बी इक्वल्स टू और मोर देन और लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. वो मिनिमम एनर्जी जो कि आपका मॉलिक्यूल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन होने के लिए. ठीक है ना. नाउ द मॉलिक्यूल्स नीड टू कोलाइड इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन. दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे तो रिएक्शन तभी होगी जब उनका ओरिएंटेशन सही होगा. ओरिएंटेशन सही नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी. रिएक्टेंट भले कोलाइड कर गए बट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा दैट मींस द रिएक्शन इज ऑफ नो यूज. सो लेट्स कंसीडर अ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है. कोलिशन थ्योरी ने क्या किया था कि रेट ऑफ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक टोटल कोलिशन फ्रीक्वेंसी और एक होता है बोल्ट्जमैन फैक्टर. सो टोटल कोलिशन फ्रीक्वेंसी और बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है? तो लेट्स सी. टोटल कोलिशन फ्रीक्वेंसी that is Z is the number of collision between the molecules of X and the molecules Y in unit time and unit volume. ठीक है. यूनिट टाइम एंड यूनिट मीन्स होता है 1. सो यूनिट टाइम एंड यूनिट वॉल्यूम में एक्स और वाई के कितने कोलिजन हो रहे हैं, दैट इज द टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नाउ ओनली एक्स वाई कोलिजन आर काउंटेड, नॉट एक्स एक्स और वाई वाई. सिर्फ एक्स और वाई जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स काउंट होंगे प्रोडक्ट बनने के लिए. Since only XY collisions are responsible for the reaction indicated in the equation 14.36. ठीक है. Now these जो Z है आपकी total collision frequency, it can be derived by using following formula. So Z will be equals to pi into collision diameter square, then average speed, then number density, then again number density, correction factor. So इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो you can get what? Total collision frequency. So ये चीज यहाँ पे पूरी explain की हुई है कि collision diameter सबसे पहले हमने लिया है तो इसका स्क्वायर. So collision diameter को हम डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स वाई से. इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, एंड
सिग्मा इज द डायमीटर ऑफ एक्स एंड वाई, एंड अनदर जो सिग्मा एक्स वाई है वो कोलिजन डायमीटर है एक्स वाई का. सो द ये जो डायमीटर है आपका इज द डिस्टेंस क्लोजेस्ट टू अप्रोच बिटवीन मॉलिक्यूल्स एक्स एंड वाई. ठीक है. नाउ एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में आप देखोगे क्या होता है. अगर एवरेज स्पीड में देखोगे कि कोलिजन टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये आपके इस फॉर्मूले से दी जाती है. Kb जो होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. और यू कैन कैलकुलेट दिस. म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, टी इज द टेम्परेचर. सो अगर आपको 1/μ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला, वेयर म्यू इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू masses of the reactant जो आपके XY थे and sum of these two masses. ठीक है. Now Boltzmann factor देखते हैं. So collision between सारे collisions X और Y के आपके product formation में नहीं lead करते. This is an important line. Only those collisions in which the energy of the colliding molecules, that is XY की energy जो है, will equals to or exceeds the value of EA, that is activation energy, वही आपके प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन व्हाट EA will only lead to the product formation. सारे collisions इफेक्टिव collisions नहीं होते हैं. ठीक है. सो आर द इफेक्टिव collision कौन से वाले, ये वाले, जब एनर्जी ज्यादा होगी किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से या उसके बराबर होगी. नाउ व्हाट विल हैपन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो आपका क्या था, Kb था, रिएक्शन बिटवीन के एंड वाई. अगर ये देखो ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने आपका कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए तब होगा रिएक्शन. देन द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb को आप इस फॉर्मूले से दे सकते हो. Gives the fraction of molecules in which colliding molecules possesses energy equals to or greater than the activation energy. So Kb का फॉर्मूला दिया हुआ है आपका ये. Now rate of reaction आपको कैलकुलेट करना है. So you know that rate को हम दो चीजों से डिफाइन करते थे, है ना, एक dx या dt अपॉन, है ना, और दूसरा क्या होता था, it was directly proportional to k. So आप इक्वल्स टू हटा के k आता था, a b, है ना, ऐसे डिफाइन करते हैं रेट को. यस यस मैम. यस. नाउ कैलकुलेटिंग द रेट. सो आपका प्रोडक्ट ऑफ द टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज Z एंड Kb, क्या देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ X एंड Y इन यूनिट वॉल्यूम दैट आर रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम. सो द फॉलोइंग डेफिनेशन कि रेट ऑफ रिएक्शन X का ये होगा, Y का ये होगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 14.45. जब आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करोगे सो रिएक्शन रेट समवॉट दिस. इतना ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, यू जस्ट रिमेंबर ये दीज टू इक्वेशंस. ठीक है. एंड देन वी आर कमिंग विद द कोलिजन थ्योरी एंड अरेनियस थ्योरी का कंपैरिजन. सो व्हाइल कंपेयरिंग दिस, ये अरेनियस थ्योरी थी, अरेनियस की इक्वेशन थी, अरेनियस ने दी थी ये. You can see that here A is not independent of temperature. That means A temperature का independent नहीं है, मतलब ये depend करता है temperature पे. However, over a short range of temperature, the variation of A is not significant. Arrhenius factor can be written as a product of this A dash and T half, where A dash, ये जो A dash है, it is temperature independent. Okay, this is what temperature independent. Constant and T is the temperature. तो ये आपका क्या है, ये आपकी अरेनियस थ्योरी का जो assumptions था कि A is not independent on temperature, मतलब A डिपेंड करता है. बट जब अरेनियस फैक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं तो एक नया फैक्टर आता है A dash, that is independent of the temperature. So where A dash की वैल्यू क्या है आपकी, A dash की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर XY. ये पूरा आपका सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है. ठीक है. नाउ यू कैन टेक द व्हाट, लॉग आप लोगे, लॉग लोगे, सो हर जगह लॉग आएगा, उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो जब एंटी लॉग हटेगा आपका तो 2.303 आएगा. सो दीज इक्वेशंस आर कंटिन्यूअस
And a better method of arriving at experimental value of EA and A is to plot graph. So you can plot the graph and calculate the value. Slope आपका क्या indicate करेगा? जो slope है आपका, it will give you the value of EA upon 2.303. ठीक है? Now intercept. Intercept होता है जैसे ये ग्राफ है, यहाँ से आपने किया, तो this is intercept, ये वाली वैल्यू. So intercept आपका क्या देगा? Gives log A dash value. So value of A so obtained is the experimental value, that is this value. So at any temperature can be find out by this formula. It was found that in case of reaction between simple molecules, the agreement between the experimental value of A and the value obtained as a reaction is fairly good. That is 4.49 जो equation थी आपकी, ये over a short period of temperature ठीक है. In case of reacting या reactions involving complex molecules, अगर आपके complex molecules है तो वहां पे steric hindrance भी आ जाती है. Steric hindrance आने के कारण एक फैक्टर आता है, steric factor, जिसके कारण although molecular cohesion have their energy to collide and form product, but the reaction will take place only if the molecules have proper orientation. जैसे कि collision theory का ये बहुत important point पहले भी था, अभी भी है. In other words, reacting species का orientation ऐसा होना चाहिए कि आपका product बने, है ना? In case of complex molecule, probability of attaining proper orientation for the reaction is much less as compared to simple molecules. It means simple molecules like मान लो हाइड्रोजन और आपका N2 रिएक्ट कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया. इज अ सिंपल रिएक्शन, इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन है इसलिए आपका प्रोडक्ट बन रहा है. बट देयर आर सम आल्सो रिएक्शंस कि जहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है इट इज अनस्टेबल और कभी कभी प्रोडक्ट बनता ही नहीं है. सो स्टीरिक फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए इस इक्वेशन में जो अरेनियस की इक्वेशन थी, पी फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज द प्रोबेबिलिटी या स्टीरिक फैक्टर. ठीक है, जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो अरेनियस की इक्वेशन आपकी बन गई व्हाट, A इक्वल्स टू P सिग्मा XY स्क्वायर एंड दिस होल. ठीक है, कि ये इसके बराबर था, A के बराबर था. So the steric factor is smaller for reaction between complex molecules. We expect that steric factor to be less than unity, less than 1. But बहुत सारी fast reactions होती हैं जिसमें steric factor greater than 1 होता है. And collision theory इस चीज को explain नहीं कर पाई कि collision जो आपका steric factor है वो less than 1, more than 1 कब कैसे होता है, क्यों होता है. So उसके लिए आपका आया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में कहा गया, यस कोलिशन थ्योरी समझ आई सुश्री, निर्मल, पॉस्टुलेट समझ आए? यस मैम. नाउ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट assumes that the formation of activated complex. So before A is converted into product, that is A B में convert हो रहा है तो A reactant है, B product है. B से पहले एक activated complex की state बनती है, that is A पहले activated complex में convert होगा, then product बनेगा. So activated complex theory यही कहती है. ठीक है, नाउ सी कि इसके और assumptions क्या थे. So it assumes that there is formation of activated complex from the reactant, that is X and Y अगर दो reactant है तो, and then product is formed. So main features क्या है activated complex theory के? The reactant molecules come in contact with each other. In this process कुछ bonds distort होती हैं, नई bonds बनती हैं with exchange of groups. XY एक्सचेंज हो जाएंगे, इसमें जो ग्रुप्स लगे हैं, जो भी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो CH3COOH है, अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ ग्रुप एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. बट इंटरमीडिएट स्टेज विल बी व्हाट, activated stage. So the composite molecules so formed from the reactants
prior to the formation of product is called as activated complex. प्रोडक्ट फॉर्मेशन के पहले जो आपका क्या बन रहा है, कंपोजिट मॉलिक्यूल, मींस इट इज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट स्टेज है, रिएक्टेंट के बाद की, प्रोडक्ट के पहले की. दैट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल डिकम्पोज, अब ये डिकम्पोज होगा और आपका प्रोडक्ट बनाएगा. सो दिस विल डिकम्पोज एंड देन इट विल फॉर्म प्रोडक्ट. सो ये ग्राफ दिया हुआ है, इनिशियल स्टेट, ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में दिस इज वाई, दिस इज एक्स. ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड आयोडीन मॉलिक्यूल. टू स्टार्ट दिस वी हैव टू इमेजिन कि अभी हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों अलग अलग है, यहाँ है. ठीक है, नाउ यू इमेजिन कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी ऑफ व्हाट, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का सम, दैट इज H2 का और I2 का. ठीक है, this part of the reaction course is represented in this graph, and as the molecules, as two molecules approach each other to such an extent that orbitals overlap. अभी क्या थे, A यहाँ पे इनिशियल स्टेट थी, दोनों अलग अलग है, थोड़ा पास आए तो यहाँ पे B पॉइंट पे ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई. ठीक है, B पॉइंट पे ओवरलैप होना स्टार्ट हुए, दैट इज HH एंड II बॉन्ड खींची एंड HI का फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा. नाउ यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. तो व्हाट विल हैपन, potential energy starts increasing and this is represented by the rising portion of the curve BC. अब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन या HI का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, इसलिए ये BC कर्व ऊपर उठा हुआ है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. ठीक है, as the extent of HI and I bond break, HI formation would increase, of course. Now a point is reached जब C point, this is the point where potential energy is the maximum. Now when potential energy is maximum, the situation can be represented here कि HI का formation यहाँ पे हो गया. ठीक है, यहाँ हो गया और potential energy बढ़ गई. Now imagine the situation at point B, C and E. B पॉइंट पे अभी फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, C पॉइंट पे बहुत पास आ गए, E पॉइंट कौन सा है, जहां पे प्रोडक्ट क्या हुआ, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, अब ये डिसोसिएट हो गया और क्या बना दिया आपका, दोनों HI एंड HI. अभी ये एक्टिवेटेड था जहां पे HI बन रहा था, दैट इज स्टार. Now what will happen, the activated complex represented by the point C, this is C point, is a composite molecule and has a maximum potential energy. Now the maximum point in the potential energy curve is known as the transition state, that is the C state. ठीक है, even a slight reorganization of bond can enable the activated complex to pass through this state and this path is represented as CD. जैसे ही कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होगा या बॉन्ड्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, विच रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ व्हाट, HH एंड II बॉन्ड्स आपकी ब्रेक हो जाएंगी और प्रोडक्ट दैट इज HI का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, नाउ द पॉइंट E रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पॉइंट E रिप्रेजेंट्स total potential energy of 2 HI molecules. ठीक है, also a fraction of activated complex molecules could form reactant along the path CB. तो यहाँ तो बन ही रहा था, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. The fraction of activated complex converted into the product is known as transmission coefficient and in majority of cases it is unity. तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने दो रिएक्टेंट्स लिए HI और I2, उसमें आपने क्या बोला, इनिशियली दे आर वेरी फार अपार्ट, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम थी, धीरे धीरे जैसे ये पास आ रहे थे तो इनकी HH बॉन्ड और II में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रही थी, फिर बिल्कुल ही एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे चले गए जो C था. यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट या कॉम्पोजिट मॉलिक्यूल है जहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. देन धीरे धीरे ये कम होती गई, कम हुई तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, है ना, ये जो एक्टिवेटेड था ये डिसोसिएट हुआ, इसने प्रोडक्ट बनाया. और यही चीज तो हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में पढ़ी थी
कि ए डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में क्या आती है, एक्टिवेशन स्टेट आती है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. yes. now the energy requirement. so energy requirement, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी है, इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए रिएक्टेंट के पास टू फॉर्म व्हाट प्रोडक्ट। so this is the energy requirement and what rate constant calculation using activating theory। तो अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी यूज करके आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो यू इमेजिन एक्स वाई प्रोडक्ट बना रहा है, तो पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर ये। so rate of formation of product depends on two factors, that is concentration, किसका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, and the frequency with which it is converted into product। this is the frequency of one of the vibrational mode of the bond with respect to the activated complex। so ये आपकी इक्वेशन दी हुई है कि एक्स वाई प्रोडक्ट में बनेगा, तो उसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन इज दिस, जहाँ पे सारी वैल्यूज दी है, आर क्या है, के क्या है, टी क्या है, के बी क्या है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल कि थ्योरीज में आपको क्या पढ़ना था। डोंट गो इनटू दिस डीप, ठीक है, इतना आपको नहीं आएगा, जस्ट थ्योरीज एक्सप्लेन करनी आएंगी, बट जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलेज। एंड व्हेन यू कंपेयर कोलिजन थ्योरी एंड द एक्टिवेशन थ्योरी, to account for the discrepancy between the experimental value obtained of A, जो कि इंडिपेंडेंट थी टेम्परेचर से, बट A डैश डिपेंडेंट था टेम्परेचर पे, and the value calculated per collision theory as per, we had to introduce steric factor। steric factor introduce हुआ था। so activated complex theory has the factor this which take care of the steric factor automatically। जैसे आप इसमें देखोगे ये जो फैक्टर है, it explains the steric factor, जो कि अरीनियस थ्योरी ने नहीं एक्सप्लेन किया था। सो ये कंपैरिजन है कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में ही अरीनियस फैक्टर की बात होती है। ओके, सो ये समझ आया सेकेंड ईयर सुश्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। सो मैम ये जो रेट कांस्टेंट Ma'am, 131 कैलकुलेशन, है क्या? यस व्हाट नहीं